Hello student, I am Sunitha Jha. I am going to start class 8 Math Chapter 4 Coordinator. ये हमारी न्यू बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 4 है कोऑर्डिनेटर। अपने प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 पढ़ा था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो वहाँ पे भी हमने कोऑर्डिनेटर, उसकी टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब यहाँ पे नया क्या है, न्यू सिलेबस में नया क्या है कि कोऑर्डिनेटर और उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके टाइप्स को हम समझेंगे ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्राइटेरिया को यूज करते हुए। तो किस तरह से, वह तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेटर है क्या। कोऑर्डिनेटर हमारे चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेटर ही समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेटर क्या है? फोर साइडेड फिगर होता है, फोर लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर होता है, जिसमें फोर ही वर्टेक्स होती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ फिगर बनाए हैं, ये फिगर बनाए हैं, तो इसमें से ये कोऑर्डिनेटर है। मैं कहूंगी ये कोऑर्डिनेटर है, ये कोऑर्डिनेटर है, ये कोऑर्डिनेटर है, लेकिन ये कोऑर्डिनेटर नहीं है और ये भी कोऑर्डिनेटर नहीं है। अच्छा, इन तीन फिगर को मैं कोऑर्डिनेटर क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखिए ये फोर साइडेड है, 1 2 3 4, ये भी फोर साइडेड है, 1 2 3 4, एंड ये भी फोर साइडेड फिगर है, 1 2 3 4। इसलिए ये क्या है? ये सब कोऑर्डिनेटर है। और इनके ये फोर लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, फोर साइड है इनमें, और इनमें फोर ही वर्टेक्स है, 1 2 3 4, फोर वर्टेक्स, ये वर्टेक्स कहलाते हैं कोऑर्डिनेटर की। हम इन्हें कॉर्नर्स भी कहलाते हैं, इन्हें हम साइड्स कहते हैं, ये साइड्स कहलाती हैं, और ये वर्टेक्स कहलाती है, जिन्हें हम कॉर्नर भी कहते हैं। इस कोऑर्डिनेटर में ये वर्टेक्स है, ये कॉर्नर है, फोर कॉर्नर। और इस कोऑर्डिनेटर में आप देखिए ये फोर कॉर्नर्स है, फोर वर्टेक्स है। ये भी एक कोऑर्डिनेटर है। आप इस तरह मत समझिए कि कोऑर्डिनेटर सिर्फ इसी तरह बन सकता है। जितना फोर लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई भी क्लोज फिगर कोऑर्डिनेटर कहला सकता है। अब ये भी फोर लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज है, और इसमें फोर ही कॉर्नर है, फोर वर्टेक्स है, इसलिए ये भी कोऑर्डिनेटर है। लेकिन मैं इसे कोऑर्डिनेटर नहीं कहूंगी, क्योंकि देखिए इसमें फोर कॉर्नर तो है, फोर वर्टेक्स तो है, 1 2 3 4, लेकिन ये फोर लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ये कर्व लाइन है। अब ये कर्व लाइन है, तो यहाँ पे इस वर्टेक्स पे हम एंगल बना ही नहीं सकते, इस वर्टेक्स पे भी हम एंगल नहीं बना सकते, इसलिए ये कोऑर्डिनेटर नहीं है। अब यहाँ भी आप देखिए कि ये क्या है, इसमें फोर वर्टेक्स तो है, फोर कॉर्नर तो है, लेकिन इसमें फोर लाइन सेगमेंट नहीं है, ये एक कर्व लाइन है, तो ये भी एक कोऑर्डिनेटर नहीं है। अब कोऑर्डिनेटर की आपने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि भाई फोर लाइन सेगमेंट से बनता है, इसमें फोर ही वर्टेक्स होते हैं, फोर कॉर्नर होते हैं, और इसमें फोर एंगल होते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से फोर एंगल होते हैं एवरी कोऑर्डिनेटर में। और ये जो फोर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, फोर इंटीरियर एंगल होते हैं एवरी कोऑर्डिनेटर में। तो ये फोर इंटीरियर एंगल है, और इन फोर इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? इन फोर इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। क्लियर? अब देखिए कि हर एवरी कोऑर्डिनेटर में टू डायगोनल्स होती हैं, जो अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करती हैं। अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाली टू डायगोनल होती है, जैसे कि इस कोऑर्डिनेटर में टू डायगोनल ये है, इस कोऑर्डिनेटर में टू डायगोनल्स ये हैं जो अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट कर रही हैं। अब इस कोऑर्डिनेटर में टू डायगोनल्स क्या होंगी? एक तो ये हो जाएंगी जो अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट कर रही हैं, और एक डायगोनल एक्सटीरियर जाएगी कुछ इस तरह से। तो हमने कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी क्या समझी? फोर साइडेड होते हैं, फोर वर्टेक्स होती है, फोर कॉर्नर होते हैं, फोर एंगल होते हैं, और एवरी एंगल का सम, और जितने भी एंगल होते हैं उनका सम 360 डिग्री होती है, और इसकी जो अपोजिट वर्टेक्स होती हैं वो टू डायगोनल से कनेक्ट होती है। कोऑर्डिनेटर आपको क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर में क्या क्या होता है भाई? रेक्टेंगल, स्क्वायर, और रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, ये सब क्या है? ये सब क्या है? कोऑर्डिनेटर है, क्योंकि ये सभी फोर साइडेड फिगर है। तो हम स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल से, इन सब को हम पढ़ेंगे, इन सब की प्रॉपर्टी सब हम समझेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे हम रेक्टेंगल से, तो वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। कोऑर्डिलेटरल को लेके आप एक इंफॉर्मेशन और ले लीजिए कि जो कोऑर्डिलेटरल वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है। क्वाड्री का मतलब होता है फोर, और लेटस का मतलब होता है साइड। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, द वर्ड कोऑर्डिलेटरल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड क्वाड्री मीनिंग फोर एंड लेटस रेफरिंग टू साइड। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर बताइए, क्वेश्चन कर दिया जाए कि भाई टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर बताइए, तो क्या क्या होंगे भाई?
देखिए रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट, ये सब क्या है? कोऑर्डिनेटर है, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर्स है। हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल से, तो वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। रेक्टेंगल किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है, ये हम क्लियर करेंगे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को समझ के। अब देखिए रेक्टेंगल तो हम छोटी क्लासों से पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगल कुछ इस टाइप का फिगर होता है। इस टाइप का फिगर होता है रेक्टेंगल, और इसमें फोर साइड होती है। फोर साइड होती है। अब इन फोर साइड की खासियत क्या होती है भाई? फोर साइड की खासियत ये होती है कि अपोजिट साइड एक दूसरे की इक्वल होती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो भाई जो गुण कोऑर्डिनेटर में होता है वो रेक्टेंगल में भी होता है, इसमें भी फोर साइडेड होता है, फोर साइड होती है। और पर फोर साइड क्या होती है? इसमें फोर साइड की खासियत क्या है? अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। पैरेलल का मतलब ये है कि ये साइड इस तरह से, इसको अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो इस तरह से बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी एक दूसरे से। और इस साइड को अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो इस तरह बढ़ा सकती हूँ, ये भी कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी एक दूसरे से। तो इसमें फोर साइडेड फिगर है, अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती है और पैरेलल होती है। क्लियर हुआ इतना? अब इसमें कॉर्नर, जो इसमें एंगल फोर बनते हैं, हर रेक्टेंगल में फोर एंगल होते हैं और ईच एंगल होता है 90 डिग्री का। रेक्टेंगल के जो फोर एंगल होते हैं वह ईच एंगल 90 डिग्री का होता है और इनका सम होता है 360 डिग्री, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर भी है तो इनका सम क्या हुआ? 360 डिग्री हुआ। और आपको पता है रेक्टेंगल में टू डायगोनल होती है जो अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करती है। जैसे कि एक डायगोनल होगी इस तरह से और दूसरी डायगोनल होगी इस तरह से। अब इन डायगोनल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे दोनों डायगोनल मिली है, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो डायगोनल को बाइसेक्ट करता है टू इक्वल पार्ट में। बाइसेक्ट करने का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज को दो बराबर भागों में बांट देना। तो यहाँ पे ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रही है, तो क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये चारों ही एक दूसरे के इक्वल है। ये डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल और इसके इक्वल भी है। तो आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। प्रॉपर्टी हमें बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी पता नहीं होंगी तो क्वेश्चंस के आंसर हम नहीं दे पाएंगे। ध्यान से समझनी भी है और दिमाग में सेट भी कर लेनी है। अब देखिए प्रॉपर्टी यहाँ पे जो समझाई है वही लिखिए, हम पढ़ते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल टू ईच अदर। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है एक दूसरे के, अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। क्लियर हुआ आपको? आगे चले। ऑल फोर इंटीरियर एंगल आर राइट एंगल मेजरिंग 90 डिग्री। जिसमें जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल ही कहलाता है। और इंटीरियर एंगल राइट एंगल होते हैं और वो 90 डिग्री के होते हैं। उनका टोटल ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री और इनका टोटल 360 डिग्री होता है। डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल इनकी इक्वल होती है, कहने का मतलब ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती हैं, दो बराबर हिस्सों में भी बांटती हैं। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो हमने समझ ली। अब आपकी बुक में रेक्टेंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो हम उनके आंसर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। रेक्टेंगल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है जिनके आंसर हमें देने हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि ए बी सी डी अगर एक रेक्टेंगल है और बी डी एक डायगोनल है और ए सी एक डायगोनल है, बी डी अगर 10 सेंटीमीटर की है तो आप बताइए ए सी की लेंथ क्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल। आप देख रहे हैं कि बी डी और ए सी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, एक पॉइंट पे आके मिल रही है। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कह रहा है ये आपको बताना है सेकंड क्वेश्चन में। व्हाट शुड द एंगल बी बिटवीन द डायगोनल। अब आप देख रहे हैं कि ये जो डायगोनल है ये कुछ एंगल भी बना रही है। एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है। ये
एक एंगल यहाँ बन रहा है। तो ये एंगल क्या है, ये आपको थर्ड क्वेश्चन में बताना है। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देंगे हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्राइटेरिया को यूज करते हुए। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्राइटेरिया क्या है भाई, ट्रायंगल तो आपको पता है। कॉन्ग्रुएंसी वर्ड कहता है समान या अनुरूप। आपके पास दो ट्रायंगल हैं तो वो एक दूसरे के समान और अनुरूप हैं, तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किन किन कंडीशन में होंगी वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। और ये हमको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि हमारे ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्राइटेरिया को यूज करके ही देंगे। तो हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल समझने के लिए। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या है, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ पेयर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, दे आर ऑफ द सेम शेप एंड साइज। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि आपके पास दो ट्रायंगल हैं, जैसे कि मेरे पास एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल मेरे पास ये है। ये ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, ये ट्रायंगल है मेरे पास पी क्यू आर। अब मेरे पास ये दो ट्रायंगल हैं, इन दो ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि इनके शेप और साइज इक्वल है, इसलिए ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड आप समझ रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग से क्या मतलब है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है भाई कॉरस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल है, इसका मतलब इक्वल तो होंगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, लेकिन वो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों एक ही दिशा में हैं। जैसे कि भाई देखिए मेरे पास ये दोनों पेन है तो इनकी लेंथ तो सेम ही है, लेकिन इनकी दिशा भी सेम है। जैसे कि ये पेन इस तरह से है तो ये पेन भी इस तरह से है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। ये पेन ऐसे रखा है तो ये पेन भी अगर ऐसे रखा है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के सेम तो है ही, साथ में ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग भी है, एक ही दिशा में है दोनों। तो दो ट्रायंगल अगर आपके पास है, उनकी साइड एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, इनके एंगल एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो वह कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। जैसे कि ए बी बी सी के इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी है और कॉरस्पॉन्डिंग भी है। और बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग है। और ए सी पी आर के इक्वल है तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ये साइड एक दूसरे के इक्वल भी है और कॉरस्पॉन्डिंग भी है। और ये जो एंगल है, एंगल बी ए सी और एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी। और यहाँ पे आप देखिए कि ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो अगर दो ट्रायंगल में तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि इसी कंडीशन में दोनों एंगल शेप और साइज में इक्वल ही होते हैं। अब आप देखिए कि दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए अगर 5 कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं दो ट्रायंगल, तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा भी है 5 कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी। क्या क्या, एस 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 इसका मतलब तीनों साइड अगर इक्वल है तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। एस ए एस का मतलब है एक साइड बीच वाला एंगल और साइड अगर इक्वल है तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ए एस ए का मतलब है एक एंगल बीच वाली साइड और एंगल अगर इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ए एस का मतलब है दो एंगल और एक कोई भी साइड इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। आर एच एस का मतलब है कि दोनों ही ट्रायंगल राइट एंगल है और अगर एक एंगल दोनों ही ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो हाइपोटेनियस और इक्वल है और साइड भी इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए सबसे पहले हम एस 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 क्राइटेरिया को समझेंगे कि किस तरह से एस 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 क्राइटेरिया अगर वर्क कर रहा है तो दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो दो ट्रायंगल ही बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी सिंपली। एक ट्रायंगल हमने बना लिया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल हमने बना लिया पी क्यू आर। दूसरा ट्रायंगल हम बना लेते हैं पी क्यू आर। इस तरह से हम बना लेते हैं यहाँ पे पी क्यू एंड आर। अब आप देखिए कि अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए बी इक्वल है पी क्यू के और बी सी इक्वल है क्यू आर के, बी सी इक्वल है क्यू आर के और ए सी इक्वल है पी आर के, ए सी इक्वल है अगर पी आर के, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है,
यहाँ पे कंडीशन मैं कहूंगी, यहाँ पे कंडीशन बन रही है CPCTC। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट, इसका ये मतलब हुआ। अब यहाँ पे एसएसएस क्राइटेरिया किस तरह से वर्क कर रहा है आप देखिए, ए बी साइड है, PQ भी साइड है, तो यहाँ पे एक साइड दोनों में, एक साइड दोनों की साइड कॉमन है, तो यहाँ पे एस एस का है, तो ए बी PQ के इक्वल है तो साइड कॉमन हो गई, BC QR के इक्वल है तो ये साइड भी कॉमन हो गई, इक्वल हो गई, ये साइड भी इक्वल हो गई, कॉमन नहीं हम इक्वल बोलेंगे, BC QR के इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल हो गई, और AC PR के इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल हो गई, तो यहाँ पे एसएसएस क्राइटेरिया वर्क कर रहा है। अब आप देखिए कि है ना, हम इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे एसएसएस क्राइटेरिया वर्क कर रहा है तो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल, हम इस तरह से लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट का साइन किस तरह से बनता है आप देखिए, इस तरह से आप इक्वल का साइन लगाइए और आप क्या करिए, इस तरह से मार्क कर दीजिए, कर्व बना दीजिए, ये है कॉन्ग्रुएंट का साइन। तो ट्रायंगल ABC जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है, किस तरह से, बाय एसएसएस क्राइटेरिया। क्लियर? अब यहाँ पे एसएसएस क्राइटेरिया को यूज करके हमने जान लिया कि दो ट्रायंगल किस तरह से इक्वल हो सकते हैं। अब एसएएस क्राइटेरिया को यूज करके हम जानेंगे कि दो ट्रायंगल किस तरह से इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि हमें ये समझना होगा, तभी हम जो हमने अभी रेक्टेंगल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हमने पढ़े थे उनके आंसर हम इन क्राइटेरिया को समझने के बाद ही दे पाएंगे। तो ये हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। एसएएस क्राइटेरिया मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। सेकंड कंडीशन है एसएएस, तो इसको समझने के लिए भी हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं सिंपली। एक ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी और दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं पीक्यूआर। हम ये मान रहे हैं कि ये दो ट्रायंगल हैं, इनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल है, इसमें जो 3 साइड है वे इक्वल है, एबीसी और ये है हमारा पीक्यूआर। अब ये क्राइटेरिया कहता है कि भाई अगर ए बी साइड और PQ साइड इक्वल है और AC साइड और PR साइड इक्वल है और इनके बिटवीन बनने वाला एंगल भी इक्वल है, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। बी एंगल Q के इक्वल होगा और एंगल C एंगल R के इक्वल होगा, और साइड BC साइड QR के इक्वल होगी। ऑटोमेटिकली आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो भाई अगर यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है एसएएस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कि भाई ए बी जो साइड है वह इक्वल है साइड PQ के, ए बी साइड इक्वल है साइड PQ के, और जो आपका एंगल BAC है, एंगल BAC जो है वह इक्वल है एंगल PQR के, एंगल QPR के, एंगल QPR के। आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल A और P पे बन रहा है तो इसको हमें मिडिल में रखना है। तो भाई एंगल BAC इक्वल है एंगल QPR के, और साइड AC जो है वह इक्वल है साइड PR के, साइड AC इक्वल है साइड PR के। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लिख लेते हैं। corresponding sides and corresponding angles are equal। आप चाहो तो शॉर्ट में इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे आपने क्या समझा, हमने ये समझा कि ट्रायंगल ट्रायंगल बी, जहां पे एंगल बन रहा है उसको हम मिडिल में रखेंगे, ट्रायंगल BAC
कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का साइन कुछ इस तरह से आप बनाइए, BAC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल QPR के, ट्रायंगल QPR के बाय कैसे, बाय SAS क्राइटेरिया। क्लियर? तो SSA क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अब थर्ड क्राइटेरिया क्या कहता है वह हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। थर्ड कंडीशन देखते हैं ASA। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है ABC और PQR। अब ASA कंडीशन कहती है कि एंगल A इक्वल है एंगल P के और एंगल B इक्वल है एंगल Q के और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के और इसके बिटवीन जो लाइन है ए बी वह इक्वल है पी क्यू के, ए बी इक्वल है पी क्यू के। तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। आप कोई से भी एंगल ले सकते हैं, एंगल ए और एंगल सी ले सकते हैं, एंगल पी और एंगल आर ले सकते हैं और इसके बिटवीन जो साइड है ए सी और पी आर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी या फिर मैं सिंपली एंगल ए बी ले सकती हूँ, एंगल ए बी बोल सकती हूँ। अगर मैं एंगल ए की बात कर रही हूँ तो मैं सिंपली एंगल ए बी बोल सकती हूँ, लेकिन मैं एंगल, अब इसको मैं इस तरह से लिखूंगी एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, मैं एंगल ए की बात कर रही हूँ तो मैं इसे लिखूंगी एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल क्यू क्यू पी आर के, एंगल क्यू पी आर के। और एंगल जो हमारा है ए बी, अब मैं एंगल बी की बात कर रही हूँ तो एंगल ए बी सी, बी को मुझे सेंटर में रखना होगा, ए बी सी इक्वल है एंगल पी क्यू आर के। और जो साइड है ए बी, साइड ए बी जो है वह इक्वल है साइड पी क्यू के। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल वाली कंडीशन बन रही है, CPCT वाली कंडीशन बन रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय ASA क्राइटेरिया। अब थर्ड कंडीशन देख लिए, फोर्थ कंडीशन भी देख लेते हैं। AAS कंडीशन क्या है, दो ट्रायंगल लेते हैं ABC और PQR। अब हम यहाँ पे अगर एंगल A इक्वल है एंगल P के और एंगल B इक्वल है अगर एंगल Q के और इसके अलावा कोई भी एक साइड इक्वल है, AC इक्वल हो PR के या फिर BC इक्वल हो QR के, अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। एंगल A और एंगल B के बिटवीन जो साइड है ए बी उसकी बात नहीं कर रहे, एंगल ए और एंगल बी के अलावा और जो साइड है ए सी, पी आर या फिर बी सी या क्यू आर, ये साइड अगर इक्वल है तो फिर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। क्या रहे हैं हम कह रहे हैं एंगल बी ए सी, अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल बी ए सी इक्वल हो एंगल क्यू पी आर के, एंगल क्यू पी आर के। और एंगल ए बी सी, अगर एंगल बी की बात करें तो एंगल बी को बीच में रखेंगे, एंगल बी ए बी सी इक्वल हो एंगल एंगल पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर के। और साइड ए सी इक्वल हो साइड पी आर के, साइड ए सी इक्वल हो साइड पी आर के। इसका क्या मतलब है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल वाली कंडीशन बन रही है और हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय, कैसे है, बाय AAS क्राइटेरिया। अब हम 5 कंडीशन है वह भी देख लेते हैं। 5 कंडीशन है RHS जो वर्क करती है दो राइट एंगल में, राइट एंगल जो कि 90 डिग्री के होते हैं। तो एक राइट एंगल तो मैंने ले लिया ABC, दूसरा ले लिया QPR। अब अगर एंगल A इक्वल है एंगल P के, दो राइट एंगल है,
एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, या फिर मैं कहूँ एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल क्यू पी आर के, ऐसी कंडीशन बन रही है। और एंगल ए के सामने जो हाइपोटेनस है बी सी और क्यू आर, ये कहलाती है हाइपोटेनस। राइट एंगल में जो एंगल बन रहा होता है 90 डिग्री का, जो एंगल बन रहा होता है उसके सामने जो साइड होती है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। तो एंगल ए के सामने जो हाइपोटेनस है बी सी और क्यू आर वह इक्वल है, और कोई भी एक साइड ए सी पी आर या फिर ए बी क्यू पी क्यू कोई भी अगर इक्वल है तो हम कहेंगे ये दोनों राइट एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी इक्वल हो एंगल क्यू पी आर के, और हाइपोटेनस बी सी, हाइपो राइट एंगल के सामने 90 डिग्री के एंगल के सामने जो हाइपोटेनस है बी सी और हाइपोटेनस है क्यू आर, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं हाइपोटेनस। ये अगर इक्वल है और कोई भी एक साइड ए सी पी आर या फिर ए बी पी क्यू कोई भी इक्वल है, ए सी अगर इक्वल है पी आर के, तो हम कहेंगे कि ये दोनों राइट एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल क्यू पी आर के बाय आर एच एस बाय RHS क्राइटेरिया। और अगर स्टूडेंट आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि ये 5 क्राइटेरिया हैं, जैसे कि एक तो है SSS, दूसरा है SAS, तीसरा है ASA और चौथा है AAS और पांचवा है RHS। ये 5 क्राइटेरिया अगर वर्क कर रहे हैं दो ट्रायंगल के बीच में तो वह एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं। क्या AAS क्राइटेरिया भी हो सकता है? क्या AAS कंडीशन बने तो भी क्या दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे? AAS कंडीशन का मतलब क्या है कि भाई तो एक ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल बन रहे हैं वो तीनों ही इक्वल हों। इसका मतलब क्या है कि अगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास हैं तो वो क्या AAS कंडीशन को कंप्लीट करने से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे? तो AAS कंडीशन कंप्लीट करने से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होते हैं। कैसे? आप देखिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल 60 डिग्री के होते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है, इसका ये 60 डिग्री का एंगल है, ये भी 60 का है, ये भी 60 डिग्री का है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरे पास और है, इसका भी ये एंगल 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है। अब इसके भी तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, इसके भी तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, तो क्या मैं इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कहूंगी? अगर मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर ले आऊं तो ये वाला ट्रायंगल मुझे दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि इनके एंगल तो इक्वल है लेकिन इनकी साइड्स इक्वल नहीं है। तो तीनों एंगल और साइड इक्वल हो तभी दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे AAS क्राइटेरिया वर्क नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एंगल इक्वल है, साइड इक्वल नहीं है। तो हमने देखा कि दो ट्रायंगल के बीच में अगर ये 5 कंडीशन बनती है तो वह एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं। यहाँ पे मैं आपको तो वह एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं। अब इसको तो हम इरेज कर देते हैं। तो अब हमने जो रेक्टेंगल में जो के 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे रेक्टेंगल से रिलेटेड, उन तीनों क्वेश्चन के आंसर हम इन पांचों क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए ही देंगे। तो वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल तो हमने समझ लिया। अब आपकी बुक में रेक्टेंगल से रिलेटेड जो 3 क्वेश्चन है उनके आंसर हम फाइंड करेंगे। तो डिडक्शन 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो भाई आपको पता है कि रेक्टेंगल कुछ इस टाइप का फिगर होता है। रेक्टेंगल कुछ इस टाइप का फिगर होता है और इसमें 2 डायगोनल होती हैं, एक डायगोनल इस तरह से और दूसरी इस तरह से। अब अगर दूसरी कुछ इस तरह से होती है, अगर ये रेक्टेंगल ABCD है तो आप देख रहे हैं कि इसमें डायगोनल है BD और AC। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि भाई अगर BD 10 सेंटीमीटर की आप तो आप बताइए कि AC की लेंथ क्या होगी। तो ये हम फाइंड करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। तो आप देख रहे हैं कि इस रेक्टेंगल में कुछ ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहे हैं।
तो कौन हम यहाँ करेंगे ट्रायंगल, तो यहाँ बहुत सारे बन रहे हैं लेकिन यहाँ पे हम 2 ट्रायंगल लेंगे। एक तो ट्रायंगल लेंगे बीएडी, एक ट्रायंगल तो हम ले लेंगे ट्रायंगल बीएडी, एक तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल बीएडी, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे हम अलग से बना लेते हैं ट्रायंगल बीएडी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बीएडी बना लेते हैं यहाँ पे हम बीएडी। और एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं एडीसी। देख रहे हैं आप ट्रायंगल एडीसी, देखिए ये रहा ट्रायंगल एडीसी। एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं एडीसी, ये वाला ट्रायंगल एडीसी। तो इसे भी हम यहाँ अलग से बना लेते हैं, ट्रायंगल एडीसी को भी हम यहाँ अलग से बना लेते हैं इस तरीके से, और इसको भी नाम दे देते हैं ट्रायंगल एडीसी। अब आप देख रहे हैं कि ये जो 2 ट्रायंगल हैं एबीडी और एडीसी, तो आप देख रहे हैं कि इसमें एबी जो है वो सीडी के इक्वल है और एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है। और आप देख रहे हैं एडी, और यहाँ भी साइड एडी है और यहाँ भी साइड एडी है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक साइड इक्वल, एक साइड, दोनों की साइड इक्वल है, दोनों के एंगल इक्वल है और दोनों की साइड कॉमन है। तो आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल बीएडी जो है ट्रायंगल एडीसी के कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ट्रायंगल बीएडी ट्रायंगल एडीसी के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साइड बीडी जो है वो साइड बीडी और साइड एसी भी इक्वल ही होंगी। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें पाई जाने वाली साइड क्या है, वह भी इक्वल होंगी। और बीडी क्या है? डायगोनल है। एसी क्या है? डायगोनल है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये दोनों डायगोनल भी एक दूसरे के इक्वल है। तो इसे हम किस तरह से करेंगे? इसे हम करेंगे इस तरह से, इन ट्रायंगल बीएडी, इन ट्रायंगल बीएडी, ट्रायंगल बीएडी, ए को मिडिल में रखेंगे क्योंकि 90 डिग्री का एंगल ए पे ही बनेगा। ट्रायंगल बीएडी एंड ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल बना दीजिए यहाँ पे, इन ट्रायंगल एडीसी, अच्छे से लिख देती हूँ आपके, इन ट्रायंगल ए डी सी। क्या देख रहे हैं आप इसमें? आप देख रहे हैं कि बी ए जो है वो सी डी के इक्वल है, बी ए जो है वह इक्वल है सी डी के। तो यहाँ पे ये इक्वल क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगल की तो साइड है बी ए और सी डी, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। अब आप और क्या देख रहे हैं? आप इन दोनों ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ए डी सी के। ए पे एंगल बन रहा है इसलिए इसको मिडिल में रखा, डी पे एंगल बन रहा है इसलिए इसको भी मिडिल में रखा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री, बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री। अब एडी जो है वो दोनों ट्रायंगल में एडी कॉमन है, तो लिख दीजिए साइड एडी कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। अब अगर ये इतनी सारी कंडीशंस हमको मिल रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल बीएडी, ट्रायंगल बीएडी कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल बीएडी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एडीसी के, ट्रायंगल एडीसी के। और अगर ट्रायंगल बीएडी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एडीसी के तो इसका मतलब ये हुआ सो कॉन्ग्रुएंट है बाय एस साइड, बाय एस कंडीशन, बाय एस ए कंडीशन। ठीक है, एस कंडीशन बन रही है साइड एंगल साइड, दो साइड और उसके बीच में एंगल इक्वल है। एक साइड बीडी और साइड एडी और उसके बीच का एंगल
इक्वल है, ठीक है। तो बाय एस ए एस कंडीशन बन रही है यहाँ पे, तो हम क्या देख रहे हैं कि बी डी सो बी डी इक्वल है आपके ए सी के, बी डी जो है वो ए सी के इक्वल है। तो हमने क्या समझा, क्वेश्चन था व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ बोथ diagonals are equal। इस तरह से हम डिडक्शन 1 में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम डिडक्शन 2 में लेंगे। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल। दो डायगोनल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है वह पॉइंट क्या है, ये आपको बताना है। डिडक्शन 2 में हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो हम इसके लिए पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे ए बी सी डी और इसमें टू डायगोनल बना देते हैं बी डी। एक डायगोनल हो गई बी डी और दूसरी डायगोनल हो गई ए सी। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्राइटेरिया को यूज करते हुए। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्राइटेरिया यूज करना है तो हमें इसके लिए दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। एक ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, दो डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है उसे हम ओ पॉइंट मान लेते हैं, ये है ओ पॉइंट। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्राइटेरिया हम यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस पेन को तो यहाँ रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल कौन से लेते हैं, एक तो हम लेते हैं ट्रायंगल बी ओ ए, एक तो हम ट्रायंगल बी ओ ए ले लेते हैं, ये देख रहे हैं आप ट्रायंगल, और एक हम ले लेते हैं ट्रायंगल सी ओ डी। ये दो ट्रायंगल हम लेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल बी ओ ए, इन ट्रायंगल बी ओ ए एंड ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, सीओडी। अब इन दो ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, इन दो ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हैं जो कॉमन वर्टेक्स ओ पर बने हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है जो कॉमन वर्टेक्स पर बने हैं, और यहाँ भी देख रहे हैं आप, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल ही होंगे। तो हम क्या पा रहे हैं, हम पा रहे हैं कि एंगल बी ओ ए इक्वल है एंगल सी ओ डी के। तो आप लिखिए यहाँ पे एंगल बी ओ ए इक्वल है एंगल सी ओ डी के। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। अब मैं कहूं कि एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है। तो भाई मैं अगर ऐसा कह रही हूँ तो मुझे इसे प्रूव भी करना होगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है और एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख लेती हूँ पहले तो कि एंगल ए बी ओ, ऐसा मैं मानती हूँ कि एंगल ए बी ओ इक्वल है एंगल सी डी ओ के। एंगल सी डी ओ के इक्वल है, ऐसा मैं मान रही हूँ कि एंगल ए बी ओ इक्वल है एंगल सी डी ओ के। लेकिन हमें इसे प्रूव भी करना होगा कि ये दोनों एंगल इक्वल है। अब हम कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट वी प्रूव्ड एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल सी डी ओ। कैसे प्रूव करेंगे, बाय यूजिंग। अब यहाँ प्रूव कैसे करें भाई, बाय यूजिंग, हम यहाँ पे दो ट्रायंगल को यूज करके प्रूव करेंगे। कौन सा ट्रायंगल,
ट्रायंगल बी सी डी को यूज करके और ट्रायंगल बी ए डी को यूज करके हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो बाय यूजिंग USING बाय यूजिंग ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD देख रहे हैं, ट्रायंगल BCD और ट्रायंगल BAD, इन दोनों ट्रायंगल को यूज करके हम प्रूव करेंगे। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल BAD बनाती हूँ। पहले तो इस तरह से है ट्रायंगल BAD कुछ इस तरह से है, यहाँ पे लिख लेते हैं BAD, इस तरह से है ट्रायंगल BAD। और ट्रायंगल BCD किस तरह से है भाई, ट्रायंगल BCD कुछ इस तरह से, देख पा रहे हैं ना आप, ट्रायंगल BCD कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भाई एंगल जो B बना है, यहाँ पे आप देखिए कि एंगल जो B बना है, अगर मैं इसको एंगल 1 मानती हूँ, इस एंगल को अगर मैं एंगल 1 मानती हूँ और इस एंगल को अगर मैं एंगल X मानती हूँ, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, एक एंगल तो ये बन रहा है, एक एंगल तो यहाँ पे इस तरह से बन रहा है और दूसरा एंगल यहाँ पे इस तरह से बन रहा है, देख पा रहे हैं ना। एक एंगल तो इस तरह से बन रहा है और एक एंगल इस तरह से बन रहा है। अगर मैं इसे एंगल 1 मानती हूँ और इसे एंगल X मानती हूँ, तो ये दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एंगल तो बन रहा है इस तरह से CDO, एक एंगल तो बन रहा है CDO और दूसरा एंगल क्या बन रहा है ODA, दूसरा एंगल बन रहा है ODA। तो अगर मैं इसे एंगल 2 मानती हूँ और इसे एंगल X मान लेती हूँ, ठीक है, तो ये दोनों एंगल मिलके भी तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे CDO और एक बन रहा है CDA, एक एंगल बन रहा है CDO और दूसरा एंगल बन रहा है ODA। इस तरह से दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इसे एंगल 2 मानती हूँ, इसे एंगल X मानती हूँ, तो ये दोनों मिलके 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब हमारा एंगल B, हमने सिर्फ इतना वाला ये वाला ट्रायंगल लिया है हमने, ट्रायंगल बी हमारा क्या है 1 है, ट्रायंगल बी हमारा 1 है। ए क्या होगा भाई, ए 90 डिग्री होगा और डी क्या होगा, डी को हमने एक्स माना है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए बी क्या है हमारा, बी है हमारा एक्स, समझ पा रहे हैं ना, बी है हमारा एक्स, सी क्या होगा 90 डिग्री होगा और हमारा डी क्या है 2 है, ठीक है। अब आप देखिए, अब हम इन दोनों ट्रायंगल से प्रूव करेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है। किस तरह से, आप देखिए, अब आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BCBAD, पहले हम ट्रायंगल BAD ले रहे हैं, इन ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल भी बना दीजिए, इन ट्रायंगल BAD आप क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल BAD में आप देख रहे हैं कि एंगल 1 जो है और जो 90 डिग्री है और एंगल जो X है वह है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। अब ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के, अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, एंगल 1 को यहीं रखिए प्लस 90 डिग्री, आप क्या करिए एंगल X को भी यहीं रखिए और 90 डिग्री को ले जाइए इस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस का 90। अब एंगल 1 भी यहीं रखिए प्लस एंगल X भी यहीं रखिए और 90 डिग्री यहाँ पे आ गया आपके। अब हमें मालूम क्या करना है, एंगल 1 कितने डिग्री का होगा, एंगल 1 आपका होगा 90, X उधर गया तो माइनस X, एंगल 1 होगा आपका 90 माइनस एक्स डिग्री का। अब अगर एंगल 2 भी आपका 90 माइनस एक्स डिग्री का आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो देखते हैं भाई एंगल 2 90 डिग्री का आ रहा है क्या, तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BCD, आप देखिए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल यहाँ पे आप लिखिए,
यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD। ट्रायंगल BCD में हम क्या देख रहे हैं? ट्रायंगल BCD में हम देख रहे हैं कि जो B है वो तो क्या है? एंगल X है, और फिर C क्या है? 90 डिग्री है, और D क्या है? एंगल 2 है, और इनका सम है 180 डिग्री। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए अब आप देखिए कि भाई एंगल X आप यहीं रखिए और एंगल 2 भी आप यहीं रखिए, 180 माइनस 90 कर दीजिए, और आप क्या करिए? एंगल X यहीं रखिए, एंगल 2 भी यहीं रखिए, यहाँ मिला आपको 90। अब आपको फाइंड क्या करना है? एंगल 2 कितना होगा? तो एंगल 2 क्या होगा? 90 माइनस x हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि भाई एंगल 2 भी तो 90 माइनस x है। तो इससे क्या पता पड़ता है? इससे ये पता पड़ता है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है कि एंगल ABO इक्वल है एंगल CDO के, और हमने प्रूव भी कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो BA है वही इक्वल है BCD के। BA इक्वल है CD के। ये दोनों ट्रायंगल ही तो हम देख रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो BA इक्वल है CD के। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BA जो है, आप यहाँ पे लिखिए कि BA जो है, B और A जो है वो इक्वल है CD के। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में, तो अपोजिट साइड अपोजिट अपोजिट साइड आर इक्वल इन रेक्टेंगल। इस तरह से बना दीजिए रेक्टेंगल। क्लियर? चलिए अब आप देखिए, अब हमने क्या हुआ कि आपने देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। किस तरह से हो रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल किस तरह से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल? आप देख रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, और आप देख रहे हैं कि एंगल बी और एंगल डी इक्वल है, एंगल ABO और एंगल CDO इक्वल है। और आप क्या देख रहे हैं? और हमने ये प्रूव भी कर लिया कि एंगल ABO और एंगल CDO इक्वल है। और क्या देख रहे हैं कि BA और CD साइड जो है वो भी इक्वल है। अब ये तीन कंडीशन बन रही है, तो इससे क्या पता पड़ता है? इससे ये पता पड़ता है कि एंगल BOA कॉन्ग्रुएंट है एंगल COD के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ट्रायंगल BOA कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COD के। कैसे कैसे कॉन्ग्रुएंट है? बाय ए, दो एंगल इक्वल है, बाय ए, और दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है। बिटवीन साइड नहीं है, इसलिए इसको हम बीच में नहीं लिखेंगे। दो एंगल इक्वल है, एक एंगल ये और एक एंगल ये इक्वल है, और एक साइड इक्वल है। तो हम यहाँ पे इस तरह से दो एंगल AAS कंडीशन बन रही है। अब इससे आपने क्या समझा? ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, तो फिर भाई BO इक्वल होगी OD के। जब दोनों ट्रायंगल ही इक्वल है तो इनकी BO इक्वल होगी OD के, और AO इक्वल होगी OC के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सो BO इक्वल टू BO OD के इक्वल है, एंड AO जो इक्वल है वो किसके इक्वल है? OC के इक्वल है। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इससे क्या पता पड़ता है कि ये दोनों डायगोनल भी एक दूसरे के इक्वल है, और जो O क्या है वो मिड पॉइंट है। O क्या है? मिड पॉइंट है। O मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है? मिड पॉइंट पे अगर O अगर मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को दो बराबर इक्वल पार्ट में बांट रही है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल? तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट मीन्स
टू डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो ये हमारा आंसर जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। जो वर्ड्स प्रीवियस स्लाइड में विजुअल नहीं हो पा रहे थे वो यहाँ लिख दिए हैं। एंगल 2 90 माइनस एक्स, एंगल 1 भी 90 माइनस एक्स था। तो हमने क्या समझा, हमने जो भी कंडीशन यहाँ पे बन रही हैं, हमने जाना कि ट्रायंगल BOA और ट्रायंगल COD एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं बाय AAS कंडीशन। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम क्या समझते हैं, BO और OD इक्वल है और AO और OC इक्वल है। यहाँ पे हमने लिखा भी है, सो BO इक्वल OD और AO इक्वल है OC के। अब ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमने क्या समझा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल, तो इसका आंसर क्या होगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि O है ऑफ द टू डायगोनल इज मिड पॉइंट। तो दो डायगोनल के का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिड पॉइंट होता है। और when the diagonal cross at their midpoint we say that the diagonal बाइसेक्ट ईच अदर। और जब ये दो डायगोनल मिड पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब ये है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। बाइसेक्टिंग का क्वांटिटी मींस डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल पार्ट। और बाइसेक्ट कोई भी क्वांटिटी का बाइसेक्ट होने का मतलब ये है कि वह दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। They show that the diagonal of a rectangle always intersect at their midpoint। इससे यह पता पड़ता है कि रेक्टेंगल की जो डायगोनल होती है वो ऑलवेज मिड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट होती है। अब आपकी बुक में एक क्वेश्चन और कहा गया है कि भाई अगर हम ट्रायंगल BOA और ट्रायंगल COD तो कॉन्ग्रुएंट हैं, अब हम अगर ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल AOD ले लें तो क्या ये भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो बिल्कुल ये भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे भाई। BOC ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल AOD के। किस तरह से प्रूव करें हम? आपको पता है कि ट्रायंगल BOA में और ट्रायंगल COD में वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल थे। तो यहाँ पे भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं तो ये भी इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं ऑन O पॉइंट, ऑन O वर्टेक्स लिख लीजिए, ऑन O वर्टेक्स, on O vertex vertically opposite angles are equal। O वर्टेक्स पे आप देख रहे हैं कि अब है ना, O वर्टेक्स पे आप देख रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ट्रायंगल BOA में या और ट्रायंगल COD में BA और CD दो साइड इक्वल थी क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसी तरह से ट्रायंगल AOD में और ट्रायंगल BOC में AD और BC इक्वल है। तो साइड यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं कि साइड AD जो है वो साइड BC के इक्वल है, साइड AD साइड BC के इक्वल है। और क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं आप कि AOC के इक्वल है। ट्रायंगल BOA में आपने पाया, ट्रायंगल BOA में और ट्रायंगल COD में आपने पाया कि AO जो है वो OC के इक्वल है ना। तो ट्रायंगल BOA में आपने देखा कि ट्रायंगल BOA में आपने देखा कि ट्रायंगल BOA एंड ट्रायंगल OCD, ट्रायंगल COD में आपने क्या पाया, आपने पाया कि साइड, आपने क्या पाया कि जो AO है, आपने पाया कि जो AO है वो OC के इक्वल है। तो इसका अगर ये AO OC के इक्वल है तो इस ट्रायंगल में भी तो AO और OC आपको मिल रही है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पे यहाँ पे देखिए एक तो A साइड, एक तो साइड OA और एक साइड AD और
और वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि यहाँ पे इन दो ट्रायंगल में हम प्रूव कर चुके हैं, इन दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव कर चुके हैं, इसलिए ऐसा कह दिया गया है। लेकिन आप ध्यान रखें कि जैसे जैसे ए कंडीशन नहीं बनती दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, उसी तरह से ए कंडीशन या फिर मैं बोलूं एस कंडीशन भी नहीं होती है दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। यहाँ ऐसा इसलिए कह दिया गया क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को हम प्रूव कर चुके हैं, इन दोनों ट्रायंगल में हम प्रूव कर चुके हैं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये कॉमन साइड है, इसलिए ऐसा कह दिया गया है। अब क्यों नहीं बनती है आप वो भी समझिए कि देखिए एसएसए कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर की है और दूसरी साइड भी 5 सेंटीमीटर की है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? ये एंगल आपका बन जाएगा 60 डिग्री का। अब एक दूसरा ट्रायंगल मैं मान रही हूँ, ऐसा आइडिया लगा रही हूँ कि ये 60 डिग्री का होगा। अब आप देखिए कि एक ट्रायंगल मैं और बनाती हूँ, ये साइड 5 डिग्री की है, ये साइड भी 5 डिग्री की है। अब ये जो एंगल है ये क्या 60 डिग्री का है? ये एंगल भी क्या ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का है? नहीं ना, ये एंगल हो सकता है आपका ये एंगल 80 डिग्री का हो। तो आप इस बात को समझिए कि दो साइड इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि दो साइड इक्वल है तो दूसरा दो तो कोई एक एंगल उनके बिटवीन एंगल नहीं, दो साइड के बिटवीन एंगल तो हो सकता है इक्वल, लेकिन अगर दूसरी साइड पे जो एंगल है वो इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। दो साइड और एक एंगल इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए एसएसए कंडीशन वर्क नहीं करती है। अब आप देखिए कि डिडक्शन 3 में हम क्वेश्चन 3 का आंसर लेंगे, वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। What are the angle between the diagonal? Can you find all the remaining angles? अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगल के अंदर ये जो डायगोनल है जो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये जो एंगल बना रही है क्या आप इन एंगल को बता सकते हैं? एक एंगल हम आपको बता रहे हैं कि 60 डिग्री का है, तो रिमेनिंग एंगल कितने डिग्री के होंगे ये आपको बताना है। अब आप देखिए कि भाई यहाँ पे ये डायगोनल ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है और एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये भी 60 डिग्री का होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का है? कैसे फाइंड करेंगे आप देखिए कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल को अगर मैं ज्वाइन करूं, इन दोनों एंगल को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये एक दोनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, दोनों का ऐड 180 डिग्री होगा। इसका मतलब ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। कौन कौन से दो एंगल की बात कर रही हूँ मैं? देखिए एक एंगल तो ये है, एक एंगल ये है जो कि 60 डिग्री का है और दूसरा एंगल क्या है? दूसरा एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है। अब ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री हो रहे हैं क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो अगर मुझे ये एंगल पता है तो ये एंगल मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ। तो देखिए कैसे फाइंड करूंगी मैं इसको, मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 180 माइनस 60 इक्वल कितना हुआ 120। कैसे मिला मुझे? बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। तो ये एंगल तो मुझे फाइंड हो गया क्योंकि वर्टिकली ये एंगल मुझे फाइंड हो गया क्योंकि ये 120 डिग्री का है, क्योंकि लीनियर पेयर से मुझे ये एंगल फाइंड हो गया। अब आप देखिए कि ये एंगल अगर 120 डिग्री का है तो ये भी 120 डिग्री का होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये 4 एंगल तो हमें फाइंड हो गए। अब आपकी बुक में कहा गया है कि क्या आप बता सकते हैं ये एंगल कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है, ये एंगल्स जो बन रहे हैं ये कितने डिग्री के होंगे, क्या आप ये बता पाएंगे? तो बिल्कुल हम बता पाएंगे। कैसे? आप देखिए सबसे पहले तो आप इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, बी ओ सी, इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए। ये ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल है हमारे पास बी ओ सी। इसको मैं यहाँ पे अलग से बना लेते हैं, हम इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि एक ट्रायंगल हमें और बनाना पड़ेगा तो उसके लिए भी स्पेस मिल जाए इसी साइड में। तो देखिए ये ट्रायंगल है हमारे पास बी ओ सी, ये ट्रायंगल है हमारे पास बी ओ सी।
दिखाई दे रहा है आपको ट्रायंगल बीओसी? कौन से ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं? इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ट्रायंगल बीओसी की बात कर रही हूँ, ट्रायंगल बीओसी की बात कर रही हूँ मैं, जो मैंने यहाँ आपके लिए सेपरेट बना दिया है। अब ये ट्रायंगल बीओसी में ये 60 डिग्री है। अब आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल बीओसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों है आइसोसेलेस ट्रायंगल? क्योंकि इसमें दो साइड इक्वल है, एक साइड ये और ये साइड इक्वल है, इसलिए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ये दो साइड इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल है ना, ये भी इक्वल ही होंगे। तो मैं इस एंगल को ए मान सकती हूँ और इसको भी ए मान सकती हूँ। इन दोनों एंगल को मैं ए मान सकती हूँ। अब ये ए क्या कह रहा है, ये हम कैसे जाने? तो आप देखिए कि भाई इन ट्रायंगल बीओसी ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करके हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए किस तरह से, तो आप यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल बीओसी, ट्रायंगल बीओसी, ट्रायंगल बीओसी में आप क्या देख रहे हैं? ट्रायंगल बीओसी में देख रहे हैं आप कि बी तो है ए, बी क्या है? ए है, और आपका जो ओ है वो 60 डिग्री है, और सी क्या है आपका? सी आपका ए है, और इन सब का सम क्या है? 180 डिग्री। इस हिसाब से हम कह रहे हैं ट्रायंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। इस हिसाब से हम यहाँ पे इस तरह से इक्वेशन हमने बना ली। अब ये क्या हो गया? ये हो गया 2a, और 60 को आप उधर ले जाइए, 80 180 माइनस 60, 2a, 180 में से 60 माइनस होगा तो 120 मिलेगा आपको। a यहाँ पे छोड़िए और इसको 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है a से, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा और a इक्वल आपको मिल जाएगा 60। तो a की वैल्यू क्या होगी? a हो गया हमारा 60 डिग्री का। अगर ये a 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है? a है, और ये a की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री। अगर ये दोनों a हैं तो ये भी a ही होंगे, क्योंकि भाई ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ना ये एंगल। ट्रायंगल बीओसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एओडी के, ऐसा हम प्रूव कर चुके हैं। तो भाई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमने इन दोनों ट्रायंगल में जितने भी एंगल थे फाइंड कर लिए, ये 60, ये 60, ये 60, ये 60 और ये भी 60 है। अब ये ट्रायंगल है हमारा बी ओ ए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बी ओ ए अलग से सेपरेट बना लेते हैं। ट्रायंगल बी ओ ए हम यहाँ पे अलग से बना लेते हैं, ट्रायंगल बी ओ ए। अब ट्रायंगल बीओए में भी आप देख रहे हैं कि ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये साइड एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये एंगल 120 डिग्री का है तो हम इन एंगल को बी मान सकते हैं, इसको भी बी मान सकते हैं, इसको भी बी मान सकते हैं। मैं इसे बी मान सकती हूँ और इसे भी बी मान सकती हूँ। तो जिस तरह से मैंने ए की वैल्यू फाइंड करी, वैसे ही मैं बी की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। जब इस साइड की बी की वैल्यू फाइंड हो गई तो इस साइड जो बी है उसकी भी वैल्यू भी आपको फाइंड हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे हम लिखेंगे? हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम? बी ओ ए। इन ट्रायंगल बी ओ ए आप क्या देख रहे हैं कि बी प्लस 120 प्लस बी इक्वल 180 डिग्री होता है ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनका सम 180 डिग्री होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। अब आप इसे देखिए, बी और बी तो 2b हो जाएगा, और 120 उस साइड जाके माइनस का 120 बनेगा, और ये 2b है, और ये हो जाएगा आपका 60। 180 में से 120 माइनस होगा, बी 2b से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड होगा, तो b इक्वल हमें क्या मिल जाएगा? b इक्वल हमें मिल जाएगा 30। तो बी कितने डिग्री है? बी हो गया 30 डिग्री। तो बी हमारा 30 डिग्री हो गया।
अब ये आपका कितना है 30 डिग्री है, ये भी आपका 30 डिग्री है और ये भी आपका 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो फिगर आप देख रहे हैं ए बी सी डी, ये जो कोऑर्डिनेटर आप देख रहे हैं, ये कौन सा कोऑर्डिनेटर है? तो मैं कह सकती हूँ कि ये एक रेक्टेंगल है। किस बेस पे मैं कह रही हूँ ये एक रेक्टेंगल है? आप देखिए, हम किस बेस पे कह रहे हैं कि भाई ये कोऑर्डिनेटर एक रेक्टेंगल है, तो वह हम आपको उसको हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा-सा। अब आप देखिए, अब हम लिखेंगे ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। हम कह रहे हैं कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, इज अ रेक्टेंगल। कैसे मान रही हूं मैं ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है? तो किस बेस पे मैं कह रही हूँ कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, उसे आप समझिए। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि ए बी इसमें आप देख रहे हैं कि एंगल बी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, 4 एंगल यहाँ पे है और चारों एंगल 30 प्लस 60, चारों ही एंगल जो हैं वो क्या हैं? 30 प्लस 60 इक्वल 90 डिग्री के हैं। और आपको पता है रेक्टेंगल में ऑल एंगल 90 डिग्री के होते हैं, 4 एंगल होते हैं और 4 एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई ये एक रेक्टेंगल है। दूसरा आप क्या देख रहे हैं? दूसरा आप देख रहे हैं कि एडी जो है वो बीसी के इक्वल है। साइड साइड आपकी एडी जो है, साइड एडी जो है वो साइड बीसी के इक्वल है, साइड बीसी के इक्वल है। एंड आप क्या देख रहे हैं कि साइड साइड ए बी, साइड जो आपकी ए बी है वो किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। तो रेक्टेंगल में भी तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए अपोजिट साइड, अपोजिट साइड इक्वल। तो इसलिए ये एक रेक्टेंगल हुआ। अपोजिट साइड यहाँ पे इक्वल हो रही है, तो ये एक क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। ब्रैकेट में, बड़े से ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अब मैं कह रही हूं कि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए ओ डी के, कॉन्ग्रुएंट है दोनों एक दूसरे के, हम प्रूव कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए ओ डी के, ट्रायंगल ट्रायंगल ए ओ डी के। और क्या आप देख रहे हैं? और आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल बी ओ ए, ट्रायंगल बी ओ ए भी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सीओडी के, ट्रायंगल सीओडी के। ये दोनों ट्रायंगल आप देख रहे हैं कि ये वाला ट्रायंगल बीओसी और ट्रायंगल एओडी और साथ में ट्रायंगल बीओए और ट्रायंगल सीओडी कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वह डायगोनल, डायगोनल जो है आपकी, डायगोनल बीडी और डायगोनल इक्वल है डायगोनल एसी के। तो ये भी क्या होता है? डायगोनल सारी इक्वल होती है रेक्टेंगल में। तो इसलिए हम कह रहे हैं सो सो ए बी सी डी क्या है? इज अ रेक्टेंगल। इसलिए एबीसीडी क्या है? एक रेक्टेंगल है। क्लियर हुआ आपको? अब अगर मैं, अब स्टूडेंट आपसे आगे क्या पूछा गया है? आपसे कहा गया है
कि यहाँ पे हम ये जो 4 एंगल हमने फाइंड किए हैं, एक एंगल हमें 60 डिग्री का दे दिया और हमने बाकी एंगल फाइंड कर लिए। क्लियर? अब अगर यहाँ पे 60 की जगह x डिग्री होता तो क्या आप बाकी के सारे एंगल फाइंड कर सकते थे इस रेक्टेंगल में? अगर कर सकते थे तो कैसे? आप बताइए। यहाँ पे x होता तो आप कैसे फाइंड करते? ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हमारे पास रेक्टेंगल है ए बी सी डी। इस रेक्टेंगल में डायगोनल है ए सी एंड बी डी। अब आप देख रहे हैं कि डायगोनल ए सी एंड बी डी कुछ एंगल्स बना रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ एंगल बन रहे हैं इस तरह से, यहाँ भी एंगल्स बन रहे हैं इस तरह से, यहाँ भी एंगल्स बन रहे हैं इस तरह से। अब मैं ये जो एंगल है मैं मानती हूँ कि ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल अगर x डिग्री का है, तो बाकी के एंगल कितने डिग्री के होंगे? ये आप बता सकते हैं? तो कैसे? आप देखिए, अगर ये एंगल x डिग्री का है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये वाला। ये वाला एंगल जो है वो क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल भी x डिग्री का होगा। अब आप देखिए कि अगर ये वाला एंगल, आपको रेड पेन से बताती हूँ, ग्रीन पेन से बताती हूँ आपको। अगर ये वाला एंगल x डिग्री का है, ये एंगल x डिग्री का है, तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल और ये दोनों एंगल मिलके क्या करेंगे? लीनियर पेयर बनाएंगे जो 180 डिग्री का होता है। तो अगर ये वाला एंगल x डिग्री का है, तो भाई ये वाला एंगल, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 में से x माइनस कर दीजिए, आपको पता पड़ जाएगा ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो अगर मैं 180 माइनस x लिख दूं तो मुझे पता पड़ जाएगा ये एंगल कितने डिग्री का है। अब अगर ये एंगल 180 माइनस x डिग्री का है, अगर हमारा ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स डिग्री का है, तो फिर ये एंगल भी 180 माइनस एक्स डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने यहाँ देखा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है इन ट्रायंगल। अब यहाँ पे आप एक चीज और देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल, यहाँ पे इस पॉइंट को हम O पॉइंट मान लेते हैं। ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल DOC और ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC, इन चारों ट्रायंगल में, यहाँ पे 4 ट्रायंगल बन रहे हैं और इन चारों ट्रायंगल में जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। क्यों है वर्टिकली अपोजिट एंगल? क्योंकि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल्स बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल AOD। और आप क्या देख रहे हैं? ट्रायंगल COD, ट्रायंगल ट्रायंगल COD। और क्या देख रहे हैं आप? ट्रायंगल COB, ट्रायंगल COB। इन सभी एंगल्स में आप क्या देख रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ इन इन सभी ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, अब यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से इक्वल है? एंगल x जो है वह इक्वल है एंगल x के, एंड एंगल 180 माइनस x इक्वल है एंगल 180 माइनस x के। कैसे जाना? लीनियर पेयर से। अब आप देखिए कि आपको ये एंगल कितने डिग्री के हैं ये भी फाइंड करना है। ये तो हमने फाइंड कर लिया, ये कितने डिग्री के हैं ये भी फाइंड करना है। आप एक चीज देखिए कि ये जो ट्रायंगल है AOB, ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पे जितने भी ट्रायंगल हैं वह सब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ की दो साइड, इन ट्रायंगल्स की दो साइड इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी दो साइड इक्वल होती है।
तो यहाँ पे 4 ट्रायंगल हैं और ये सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। अब अगर ट्रायंगल AOB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसका बेस है ये AB, उसका बेस AB है, तो इस बेस के ऊपर जो दो एंगल बन रहे हैं वे इक्वल डिग्री के होंगे। अगर ये एंगल A डिग्री का है तो ये भी A डिग्री का ही होगा। और आप देख रहे हैं कि ये एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये A डिग्री का है तो ये भी A का होगा, और ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये B डिग्री का है तो ये भी B डिग्री का होगा, ये B का है तो ये भी B डिग्री का होगा। क्लियर? अब आप देखिए कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल, अब हम फाइंड करेंगे इन दो ट्रायंगल के अंदर जो A है वो कितना डिग्री है ये फाइंड करेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD क्या है। ट्रायंगल ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और क्या देख रहे हैं आप कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COD के। ये भी यहाँ पे आप देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज आपको और क्लियर कर दूं मैं कि ट्रायंगल AOB मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रायंगल AOB और यहाँ मैंने लिखा है ट्रायंगल COD। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मैंने O को मिडिल में रखा है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है दो ट्रायंगल को, तो आप दोनों का एक एंगल, अगर इसका एंगल मिडिल में है, इसका एक एंगल मिडिल में है, पहले मैं लिख लेती हूँ COD। अगर इस ट्रायंगल का एक एंगल मिडिल में है तो इस ट्रायंगल का भी ये वाला एंगल मिडिल में ही रखेंगे। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि यहाँ पे तो मैंने लिख दिया ट्रायंगल AOB, AOB लिखा यहाँ पे मैंने और कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाया और लिख दिया CDO। ऐसे ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखे जाएंगे अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। अगर इसका O एंगल मिडिल में है तो इसका भी O एंगल मिडिल में ही होना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कि हमें एंगल A कितने डिग्री का होगा। ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस भी है और एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी है, तो एंगल A कितने डिग्री का होगा ये हम फाइंड करते हैं। तो आप देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे हम कि A प्लस A, ये A है, ये भी A है और ये X है। समझ पा रहे हैं ना आप? अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की बात कर रही हूं, अगर मैं ट्रायंगल AOB की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये A है, ये वाला एंगल जो है वो A डिग्री का है, ये वाला एंगल भी A डिग्री का है और ये वाला एंगल X डिग्री का है। तो हम कैसे A प्लस X कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्यों? ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के कारण। अब आप देखिए A और A तो 2A हो जाएगा और ये X हो जाएगा 180। अब हमको A की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम ऐसा करते हैं, X को तो इधर ले जाते हैं 180 माइनस X, और यहाँ पे 2 जो है वो A से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ 180 से डिवाइड हो जाएगा और X से भी डिवाइड हो जाएगा। अब A की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? A की वैल्यू हमें मिलेगी, ये तो 190 हो जाएगा और माइनस x/2। तो A क्या है हमारा? A है हमारा 90 माइनस x/2। तो A की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है और दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये भी है 90 माइनस x/2 और ये भी है 90 माइनस x/2 और ये A भी 90 माइनस x/2 है और ये A भी 90 माइनस x/2 है।
अब आप देखिए कि हमने इन दो ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स थे हमने फाइंड कर लिए। अब इन दो ट्रायंगल में जो कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी है और आइसोसेलेस भी है, बी एंगल कितने डिग्री का होगा वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। ट्रायंगल एओडी, ट्रायंगल बीओसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ट्रायंगल AOD and triangle BOC are isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं ये। अब हमें फाइंड क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देख रहे हैं ना, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, और ये दोनों ही ट्रायंगल आइसोसेलेस भी हैं और एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी हैं। ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल बी सी ओ, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, ये दोनों एक दूसरे के आइसोसेलेस भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। अब आपको बी की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल जो बी है ना, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे करें भाई? तो आप क्या करिए, अब ये आइसोसेलेस भी है और साथ में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी है, तो हम लिख लेते हैं ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीओसी की। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट में क्या इस तरह से लिख सकती हूँ, कॉन्ग्रुएंसी इनकी प्रूव इस तरह से कर सकती हूँ क्या भाई? ट्रायंगल एडीओ, ट्रायंगल एडीओ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीसीओ के, ट्रायंगल बीसीओ के। अगर मैंने इस तरह से लिखा कि ट्रायंगल एडीओ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीसीओ के, तो क्या ये करेक्ट है? हाँ, ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? आप देखिए, एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है और आप देख रहे हैं कि एंगल डी जो है वो एंगल सी के इक्वल है और एंगल ओ दोनों में ही कॉमन है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे की इस तरह से भी अगर हम लिखें तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ही होंगे कि भाई एंगल एडीओ और ट्रायंगल बीसीओ। आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपने इस ट्रायंगल को इस तरह से लिखा है एडीओ, तो फिर इस ट्रायंगल को भी आप इसी तरह से लिखेंगे बीसीओ। आप इस ट्रायंगल को इस तरह से नहीं लिखेंगे, आप बीओसी, आपने लिखा ट्रायंगल एडीओ और यहाँ पे आपने लिख लिया ट्रायंगल बीओसी। तो इस तरह से कॉन्ग्रुएंसी आप प्रूव नहीं करेंगे। क्लियर हुआ आपको? अब देखिए, अब ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस भी हैं और एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि इनमें ये जो साइड्स हैं ये इक्वल है और ये साइड्स इक्वल हैं और इस बेस पे जो एंगल बना है, इस बेस पे जो एंगल बनेगा बी, वह भी इक्वल ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, और ये एंगल जो है वो कितने डिग्री का है? 180 माइनस एक्स डिग्री का है। ये भी 180 माइनस एक्स डिग्री का है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं बी प्लस 180 माइनस एक्स डिग्री इक्वल है 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, समझ आ गया ना आपको? बी 180 माइनस एक्स इक्वल 180 डिग्री। अब आप देखिए ये 2b हो गया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 180, ये 180 है, 180 माइनस एक्स है, इसको आप उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 180 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का था तो इक्वल के इस साइड आके माइनस का हो गया। 2b है। अब आप देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 180 जो है माइनस, ये अंदर प्लस का है तो अंदर जाके माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस माइनस का हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये प्लस का है। समझ आ रहा है ना? 180 माइनस एक्स प्लस का था, इक्वल के इस साइड आया तो 180 माइनस एक्स माइनस का हो गया। अब 180 ब्रैकेट के अंदर तो प्लस का है तो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का एक्स प्लस का हो जाएगा। अब आप देखिए 2b, 180 से 180 कट हो जाएंगे, यहाँ पे x बचेगा। अब b से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो x से आके डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या मिल रही है आपको? b की वैल्यू आपको मिल रही है x अपॉन 2।
तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है x/2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं b इक्वल क्या है x/2। यहाँ पे b इक्वल क्या है x/2 और यहाँ b इक्वल क्या है x/2 और यहाँ भी x/2। तो इस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एंगल्स थे उनका वो कितने डिग्री के होंगे हमने फाइंड कर लिया है। हमें एक एंगल पता था x डिग्री का है, तो बाकी के एंगल भी हमने फाइंड कर लिए। अब आपने यहाँ पे क्या समझा, हमने ये समझा कि भाई एंगल ए एंड एंगल ए प्लस एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। ये वाला एंगल ए और ये बी 90 डिग्री का है। कहने का मतलब ये है कि एंगल ए क्या है 90 माइनस x/2 और प्लस एंगल बी क्या है x/2। तो ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो डायगोनल है ना, ये मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर हो रही है। मिड पॉइंट पे जब डायगोनल बाइसेक्ट होती है तो ये एंगल कितनी भी डिग्री का क्यों ना हो, पहले 60 डिग्री का था, अब की बार x डिग्री का है, तो ये एंगल कितने भी डिग्री का क्यों ना हो, अगर दो डायगोनल मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट होती है तो ये जो 4 एंगल बनते हैं ये 90 डिग्री के ही बनते हैं और एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है। क्लियर हुआ आपको मैंने क्या कहा? अगर डायगोनल मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही हो तो यहाँ पे एंगल कितने भी डिग्री का क्यों ना बने, x हो चाहे 60 डिग्री का हो, यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के ही बनेंगे और एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। अब आप देखिए कि भाई यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब डिडक्शन 4 में एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। डिडक्शन 4, व्हाट इज द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल द एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि उस क्वाड्रिलेटर का क्या शेप होगा जिसके ऑल एंगल 90 डिग्री के हों। तो आपको तो पता है रेक्टेंगल ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसके 4 एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो आप अपने आंसर में यही लिख दीजिए। स्क्वायर भी ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसके 4 एंगल 90 डिग्री के होते हैं, पर उसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी नहीं है, तो अभी आप रेक्टेंगल ही लिख लीजिए। स्क्वायर समझ में आ जाए तो आप स्क्वायर भी लिख दीजिएगा रेक्टेंगल के साथ। तो देखिए आंसर हम किस तरह से देंगे, द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटर विद ऑल द एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल। अब आपको पता है कि यूरोप में जो कारपेंटर थे वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करते थे फ्रेमवर्क करने के लिए। इसके अलावा अफ्रीका की मोजाम्बिक कंट्री के जो फार्मर्स थे वह कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ही यूज किया करते थे कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब आप देखिए कि आपकी बुक में एक वर्ड आया है ट्रांसवर्सल, तो वह रेक्टेंगल से किस तरह से रिलेटेड है वह भी आप समझिए। आपको पता है कि रेक्टेंगल जो है वो कुछ इस टाइप का फिगर है। रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है। पैरेलल तो आपको पता है ना, इक्वल होती है और पैरेलल होती है, इस तरह से पैरेलल रहती है एक दूसरे के। अपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो आपको पता है कि ये जो दो अपोजिट साइड हैं जो एक दूसरे के इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, इसके ऊपर ये जो साइड जा रही है, ये जो दो साइड जा रही है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही हैं। और ये जो दो साइड हैं जो एक दूसरे के इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, इसके ऊपर से जो साइड इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, इन दो पैरेलल और इक्वल साइड को, ये जो दो साइड इंटरसेक्ट करती हुई जा रही हैं, ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही हैं। अब ट्रांसवर्सल क्या है आप अच्छे से समझिए कि भाई देखिए दो पैरेलल लाइन है, या फिर मैं कहूँ दो ऐसी लाइन है जो पैरेलल नहीं है, उसके ऊपर मैंने इस तरह से उनको दोनों को कट करते हुए मैंने एक लाइन बना दी और ये लाइन जो है ये कुछ एंगल्स फॉर्म कर रही है। अब ये लाइन जहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रही है इन दो लाइन से, वहां पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है ये इन दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और कुछ एंगल बन रहे हैं, कुछ इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, कुछ एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो इन दो पैरेलल लाइन को और जो पैरेलल लाइन नहीं है उनको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है और कुछ एंगल्स बना रही है, इसे ही हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो रेक्टेंगल में ट्रांसवर्सल क्या है, इन दो पैरेलल और इक्वल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल ये है।
इन दो पैरेलल और इक्वल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल ये है, इस तरह से ट्रांसवर्सल है। और आप देख रहे हैं कि कुछ इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, कुछ एक्सटीरियर एंगल भी बन रहे हैं, कुछ इंटीरियर एंगल भी बन रहे हैं। तो रेक्टेंगल में की इंटीरियर एंगल क्या है, ये है। और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। ये जितने भी एंगल्स बन रहे हैं ये सब 90 डिग्री के हैं। और आपको पता है कि एडजसेंट एंगल जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ये 90 प्लस 90 180 डिग्री होता है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि अगर ये रेक्टेंगल ए बी सी डी है, हम यहाँ पे लिख देते हैं रेक्टेंगल ए बी सी डी। रेक्टेंगल ए बी सी डी अगर ये है तो आपने क्या समझा, हमने समझा कि भाई ए बी जो है, हमने समझा ए बी जो है वो पैरेलल है। ए बी जो है वह पैरेलल है डीसी के, ए बी डीसी के पैरेलल है। और आपने क्या समझा भाई, ए डी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ए डी जो पैरेलल है वो किसके है, डीसी के। ए डी डीसी के पैरेलल है। क्यों, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी वर्क कर रही है, ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी। ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी, ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। अब हमने एक चीज और समझी यहाँ पे कि एंगल ए प्लस एंगल डी जो है वह 180 डिग्री के हैं, क्योंकि एंगल ए भी आपका 90 डिग्री का है और एंगल डी भी 90 डिग्री का है। तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अच्छा, अब भाई हमने रेक्टेंगल, उसकी प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे सभी इस वीडियो में करे हैं। तो भाई अब हम क्या करते हैं, हमारे सेकंड पार्ट में स्क्वायर और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।